नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। बड़ी पुरानी कहावत है कि भई रस्सी जो है वो जल जाती है लेकिन उसकी ऐंठ नहीं जाती। तो ये जो रस्सी है वो है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो आप कहेंगे कि भई वसुंधरा राजे को तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वसुंधरा राजे को तो एक तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया और दूसरे आप जो है आक्षेप लगा रहे हैं। जी, आक्षेप की बात नहीं है। जो तेवर है ना, वो मुख्यमंत्री वाले तेवर नहीं है भई। मुख्यमंत्री जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी का अगुवा होता है। वो राजनीतिक पार्टी जो उसकी जो विधायी पार्टी होती है उसका अगुवा बन के नेतृत्व करता है और पार्टी के पूरे अनुशासन में रहता है। लेकिन ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये तो अपने ही अनुशासन में है। मेरा वचन ही है मेरा शासन। ये तो अपने आप को उसी पुराने माहिष्मती की महारानी समझ रही हैं। हाँ जी। अब आप देखिए, राजस्थान में 3 दिन से प्रधानमंत्री जयपुर में विराजमान थे। यहाँ पर उनकी एक डीजीपी, आईजीपी कॉन्फ्रेंस थी। पूरे देश के डीजीपी, आईजीपी यहाँ आए हुए थे और उसके अतिरिक्त उन्होंने यहाँ पर पार्टी के कार्यालय में भी एक एक जिसको कहें संबोधन नहीं कहा जाएगा, एक विचार-विमर्श, एक गोष्ठी की। सारे विधायकों के साथ में, सारे मंत्रियों के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में, सबके साथ में एक गोष्ठी की, वो भी लगभग 3 घंटे का वो एक कार्यक्रम था और उसके बाद उनके साथ में भोजन इत्यादि भी किया। इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे नहीं आईं। जी, आप सही सुन रहे हैं, जो भी मैं कह रहा हूँ उसको आपने सही सुना। माननीय वसुंधरा राजे जी ने इस कार्यक्रम का बॉयकॉट किया। हालाँकि बहाना ये बनाया गया कि भई वो क्या है कि उनकी बहू की तबीयत खराब है, लेकिन ये आपको मैं बता दूँ कि उनकी बहू की तबीयत आज से नहीं, कई वर्षों से खराब है। क्योंकि उनको एक ऐसा असाध्य रोग है, वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। भगवान उन्हें ठीक करे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि ये तो बहुत पुराना रोग है। लेकिन उसका भी बहाना लेने से महारानी जी नहीं चूकतीं और ये भी बताया गया है, जो मुझे अंदरूनी सूत्रों से पता चला है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के सूत्र हैं, उनसे जो जानकारी मिली है, वो ये है कि फ़ोन ही नहीं उठाया गया। ऐसा तो नहीं था कि उनको ये पता नहीं था कि क्यों उनको फ़ोन किया जा रहा है। जब पूरी दुनिया को पता था, पूरे भारत को पता था, सारे समाचार पत्रों में आ रहा था, सारे चैनल्स में आ रहा था और निश्चित रूप से वो चैनल्स देखती होंगी, राष्ट्रीय चैनल्स तो देखती ही होंगी, राजस्थानी चैनल्स भी देखती होंगी क्योंकि आजकल तो राजस्थानी चैनल्स सर्वत्र उपलब्ध हैं, दिल्ली में तो हैं ही। लेकिन वो तो एक बार लेखा विहार में गईं तो कोप भवन हो जाता है भई, मैडम कोप भवन में हैं। ये कई बार हो चुका है। जब वो मुख्यमंत्री थीं, तब भी चली जाती थीं, फ़ोन नहीं उठाती थीं, प्रधानमंत्री का फ़ोन नहीं लेती थीं। ये बड़ी पुरानी आदतें हैं, लेकिन उस समय वे मुख्यमंत्री थीं, उस समय जो थे 2019 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी इतना आश्वस्त नहीं थे। उनको लग रहा था कि भई 5 साल का हमने राज कर लिया, अब दोबारा टाइम आ गया है लेने का लोगों से जनमत लेने का समय आ गया है। तो अगर 2018 में हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, मुख्यमंत्री है भई, इसको डिस्टर्ब कर दिया तो पता नहीं क्या हानि हो जाए। हालाँकि लोगों ने अपनी मंशा बिल्कुल क्लियर कर दी थी पिछली बार भी। स्पष्ट कह दिया था कि मोदी तुझसे वैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं। और खैर नहीं क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री कभी बन ही नहीं पाईं, वो सदैव महारानी बनी रहीं और कहलाती भी अपने आप को महारानी साहिबा ही थीं। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ ये, कि उनके दफ़्तर में उनका पूरा स्टाफ़ उनको महारानी साहिबा कहता था। महारानी साहब, महारानी साहब, महारानी साहब। महारानी साहब अभी थोड़ा विश्राम कर रही हैं, महारानी साहब अभी थोड़ा लंच कर रही हैं, आप थोड़ा वेट करें। अच्छा ठीक है भाई, टाइम तो 1 बजे दिया था, कोई बात नहीं। महारानी साहब जो है अभी थोड़ा व्यस्त है। तो आप बैठे रहिए, टाइम लेके जाइए 2-2 3-3 घंटे बैठे रहिए ऑफ़िशियल काम के लिए।
महारानी साहब का जब मूड करेगा तब बुलाएँगे। उनको तो आनंद आता था इस तरह से थोड़ा-सा सैडिस्टिक प्लेज़र भी मिलता था उनको कि लोगों को वेट कराएँ, लोगों को समय जो है वो आज माँगे तो 6 महीने बाद का दें। तो बड़ा आनंद आता था उनको लेकिन अब जनता आनंद ले रही है। वही 13 नंबर जिस पर पूरे 5 वर्ष जब कांग्रेस का राज था, तो बीजेपी के पदाधिकारियों की, बीजेपी के एमएलएज़ की भीड़ लगी रहती थी, वो आज खाली पड़ा है, कौवे बोल रहे हैं वहाँ पे। 13 सिविल लाइन्स के सामने से निकल जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई पूर्व मुख्यमंत्री रहती थी या वर्तमान की एमएलए रहती हैं। वो लगता तो ऐसे ही है कि वो बंगला उनको वापस अलॉट हो जाएगा क्योंकि वो एमएलए के लिए बंगला है। तो एमएलए के लिए बंगले के लिए तो भई एमएलए का बंगला तो वो स्वविवेक पे है स्पीकर के तो वो वापस बंगला ले लेंगी। उनके वैसे जीवन का एक वो बहुत बड़ा ये भी है, बंगले जो हैं उन्हें बहुत पसंद है। एक सज्जन थे, उन्होंने जब पहली-पहली बार अध्यक्ष बन के आई थी तो उनको अपना बंगला जो था वो रहने के लिए दे दिया था। उनका नाम था अजयपाल सिंह। अब उस बंगले के बारे में हमारी जनता क्या बात करती है, वो आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। उस बंगले की भी अपनी एक कहानी हो गई है, बेचारा अजयपाल सिंह। हाउसिंग बोर्ड का आखिरकार उसको चेयरमैन बनाया था भई। चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड बनेगा और बंगले का भी मोह रखेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा महारानी के राज में नहीं होता था। खैर मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा है, आप मेरे होंठ पढ़ लीजिए और निष्कर्ष निकाल लीजिए। बाकी देखिए, अफ़सरों की भी लाइन जो है, अफ़सर जो थे वो अशोक गहलोत की मंशा समझ गए थे। तो अशोक गहलोत के यहाँ जाते थे तो साथ में 13 नंबर का भी चक्कर लगा आते थे। ये लगातार 5 वर्ष ही नहीं, 5 वर्ष मुख्यमंत्री नहीं थी लेकिन ठसका पूरा मुख्यमंत्री वाला था भई। और स्टाफ वैसे के वैसा लगा रहता था, वैसे ही का वैसा वै आवाज़ लगती थी ज़ोर से, "अ, नाम नहीं लूँगा, सब हमारे जानकार हैं। उसका नाम एक्स वाई ज़ेड आप बाप रे बाप! चारों तरफ थरथराने लगते थे लोग। महारानी जी ने थोड़ा-सा किसी को डाँट दिया है। कोई अफ़सर जाएगा और सामने बैठा है तो और कुछ नहीं तो उसको डराने के लिए अपने किसी बाबू को डाँट देगी। क्या समझ रहा है? बेवकूफ़ कहीं के। बेचारा अफ़सर सामने बैठा हुआ है, वो थरथरा जाता था कि अरे बाप रे बाप! मैडम तो लगता है आज तेवर में हैं, आज थोड़ा तैश में हैं, कहीं मेरी शामत ना आ जाए। और बेचारा थरथराता रहता था, अपनी जान बचाता था किसी तरह से कि भई हो सब टैक्टिक्स थी महारानी साहिबा की, लेकिन वो सारी टैक्टिक्स जो हैं अब दरी की दरी रह गई हैं। अब महारानी साहिबा जो हैं वो लेखा विहार में विश्राम कर रही हैं, लगता है उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब उन्हें राजनीतिक संन्यास लेना है। वैसे तो उनको संन्यास दिला ही दिया गया है। लेकिन ये इस तरह से अगर चलती रही, तो फिर बेटे के लोकसभा टिकट का क्या होगा महारानी साहिबा? बेटा इस समय झालावाड़ से एमपी है और जो एमपीज़ की जो वो बनाई जाती है ना वो परफॉर्मेंस लिस्ट उसमें सबसे नीचे है। आज तक आपने उसको कभी बोलते नहीं सुना होगा और वो इस समय 1, 2, 3 चौथी बार का एमपी है। और 5वीं बार टिकट लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। लेकिन संभवतः आप लोगों में से किसी ने भी उसको कभी भी लोकसभा में बोलते नहीं सुना होगा। प्रश्न भी यदाकदा वो पूछ लेते हैं, राहुल गांधी से थोड़ा-सा बेटर हैं। तो उनके टिकट के बारे में भी अब संशय हो गया है कि उनको टिकट मिलेगा या मैडम को कहा जाएगा कि भई या तो सेंटर आ जाओ या फिर टिकट तो हम काटेंगे। परफॉर्मेंस की बेसिस पे अब दुष्यंत सिंह को टिकट मिलना ज़रा मुश्किल लगता है। तब फिर मैडम क्या करेंगी? इसी तरह से कोप भवन में बैठी रहेंगी। सबने देख लिया कि अब एक भी एमएलए नहीं जा रहा। यहाँ तक कि जो कालीचरण सर्राफ इत्यादि जो उनके साथ-साथ घूम रहे थे,
उनको जब से पता लगा कि भैया उनके साथ घूमने का मतलब है निश्चित रूप से राजनीतिक आत्महत्या, तो वो भी सब जो है वो महारानी साहब, महारानी साहब दूर-दूर करते हुए भाग रहे हैं, कोई भी आस-पास नहीं जा रहा। यही होता है। इससे तो हमारे मामा जी ठीक हैं। मामा जी अपने बहुत सारे सरोकार जो हैं उन्होंने कर रखे हैं, तो वो अपना काम-धाम ढूँढ लेते हैं, निकाल लेते हैं और कर करा लेते हैं। सामाजिक कार्य भी कर लेते हैं, वो अपने व्यस्त हैं और लोग-बागों को उनसे मिलने में कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भई ये सीधा सपाट व्यक्ति है और इसके साथ मिलेंगे भी तो उससे कम से कम किसी प्रकार की कोई रुष्ट नहीं होने वाला। और मोहन यादव भी जो है वो उनके ही आदमी थे। पहले भी उनके ही आदमी थे और कहीं न कहीं डॉक्टर मोहन यादव को बनाने में उनकी कोई सहमति रही होगी। लेकिन महारानी जी का चेहरा तो सबने देखा था जब भजनलाल जी के नाम की पर्ची उनको दिखाई गई थी तब। सबने देखा था कि कैसे वो अवाक रह गई थीं, कैसे उनकी आँखें डबडबा आई थीं, कैसे वो भावुक हो गई थीं कि हाय राम रे! ये पहली बार का एमएलए और मैं इतनी बड़ी महारानी, मेरे ही क्षेत्र से ये व्यक्ति आता है धौलपुर, भरतपुर और ये मुख्यमंत्री बनेगा और मैं नाम अनाउंस करूँगी। नाम उन्होंने नहीं अनाउंस किया था। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि वसुंधरा जी भजन लाल शर्मा जी का नाम प्रस्तावित कर रही हैं। ये राजनीति है भाई, ये बड़ी निष्ठुर होती है और इस राजनीति में जो अपना हैंड ओवर प्ले कर लेता है ना, ताश के पत्तों में जैसे कोई हैंड जो है वो ओवर प्ले कर लेता है और बहुत बुरी तरह से मात खाता है और सारे के सारे अपने पैसे हार जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।